हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो 12th के एनसीईआरटी सेकेंड, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये इकाई 6 मींस जनन, यूनिट 6 और रिप्रोडक्शन हम लोग यूनिट डिस्कस करेंगे। इस पूरे रिप्रोडक्शन यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है। मींस पहला हमारा जीवों में जनन मींस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन मींस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा ये अध्याय 3 है, चैप्टर 3 है मानव जनन मींस रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। और हमारा फोर्थ चैप्टर होगा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हमारा फोर्थ चैप्टर होगा। ये चारों चैप्टर हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा वीडियो जो डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस जनन इकाई के मींस हम लोग जीवों में जनन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीवों में जनन के बारे में, अध्याय 1 या चैप्टर 1 के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके आगे नीट के आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करते जाएंगे। जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ाएंगे वैसे हम आपको इसके यहाँ के क्वेश्चन भी बताते जाएंगे। बच्चों, इसकी पहली लाइन है कि जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की गाथा या कहानी का निचोड़ है ये। ओके, यद्यपि व्यष्टि जीव का निश्चित रूप से अंत होता है, मीन्स प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का ये अंत होता ही है। वही बोल रहा है कि अंत होने के बाद भी वही प्रजातियां लाखों वर्षों तक अस्तित्व में बनी रहती हैं। ये कैसे रहती हैं? जब तक उनका मतलब प्रत्येक जीव भी है, जीव वो नष्ट हो जाता है फिर भी बनी रहती है। कैसे? जब तक उन्हें प्राकृतिक या मानवोद्भवी विलुप्त के खतरे की आशंका नहीं होती है तब तक लाखों सालों से ये जातियां पड़ी रहती है। जैसे कि आप ध्यान दो, जैसे डायनासोर था, डायनासोर पहले था लेकिन वो डायनासोर आज विलुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रूप से वो नष्ट हो गया। प्राकृतिक रूप से नष्ट ना किया जाता तो अपने रिप्रोडक्शन या जनन के द्वारा कांड आज भी वो डायनासोर हमारे साथ होते हैं। तो वही बात कर रहा है कि जनन एक प्रकार से जीव संबंधी प्रक्रिया का रूप लेता है जिसके बिना प्रजातियां लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी जीव लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। जैसे हम ही लोग हैं, हमारी एज क्या 50 से 100 साल के बीच में होगी। ओके बच्चों, अब तो और भी लगभग 60 से 70 साल ही हम लोग ले सकते हैं। 100 साल बोलते हैं लेकिन 100 साल ह्यूमन की आयु नहीं रह गई है। 60-70 साल से ज्यादा आदमी बहुत कम ही लोग जी रहे हैं। तो 60-70 साल के बाद अगर मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा तो कैसे हमारी संतानें आगे बढ़ेंगी? तो ही कह रहा है ऐसी कोई ना कोई प्रक्रिया है जिसके तहत हम अपने बाद भी हमारी संतानें जीवित रहती हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है? हम अपने जैसी ही संतानों को पैदा करते हैं। वो हमारी स्पीसीज को कंटिन्यूअस पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता हुआ चला जाता है। वही बोल रहा है प्रत्येक व्यष्टि लैंगिक अलैंगिक साधनों का प्रयोग करते हुए अपने पीछे अपनी संतति या संतानें छोड़ जाता है या ऑर्गेनिज्म को छोड़ जाता है अपने। ओके, तो इसको बोल रहा है कि लैंगिक जनन की क्रियाविधि नए रूप भेद को विकसित करने में सहायक हो जाती है। ओके, जैसा पता है आपको कि लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? विभिन्नता या वेरिएशन का करते हैं, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन या विकास होता रहता है। ओके, अतः उत्तरजीविता लाभ संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसी रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो वेरिएशन आता है, इसकी वजह से धीरे धीरे काफी चेंजिंग होती है, जो कि यहाँ पर जीवित रहने के लिए संभावनाएं हमारी ज्यादा बढ़ जाती है। यह इकाई जीवित जीवों में होने वाली जन्म प्रक्रियाओं के समान सिद्धांतों के बारे में जानकारी देती है। तो ये बोल रहा है कि ये जो हमारी रिप्रोडक्शन की इकाई है, ये जीवों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देती है कि कैसे वहां जनन प्रक्रियाएं होती है। ये अतः पुष्पी बात ये बोल रहा है कि तथा पुष्पी पादपों तथा मानव में इस प्रक्रिया को उनसे संबद्ध उदाहरणों सहित व्यापक रूप से समझाती भी है। मानव जनन स्वास्थ्य जनन के जीव विज्ञान को समझने तथा जनन संबंधी बीमारियों से किस प्रकार बचा जा सकता है यह भी प्रस्तुत किया गया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में तथा प्लांट रिप्रोडक्शन सबके बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से बताया गया। और आपको पता है कि प्रत्येक यूनिट में एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है। उस साइंटिस्ट के बारे में हमें स्टडी करना है क्योंकि नीट में साइंटिस्ट के बारे में क्वेश्चन आता है। ओके बच्चों, तो बच्चों हम बात करेंगे पंचानन माहेश्वरी के बारे में, क्योंकि प्रत्येक यूनिट में एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्या थे? ये एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड थे या भ्रूण विज्ञान से रिलेटेड थे। इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी बोला जाता है, पंचानन माहेश्वरी साहब को।
ओके, इनका जन्म 1904 में हुआ था, 1966 में इनकी डेथ हुई थी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको आपको बिल्कुल ध्यान देना है। पहला इंपॉर्टेंट लाइन है, पंचानन महेश्वरी का जन्म जयपुर राजस्थान में नवंबर 1904 में हुआ था, बिल्कुल। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के अत्यंत प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त वनस्पतिविद रहे, मीन्स ये बॉटनिस्ट रहे, पूरे विश्व के बहुत ही ज्यादा फेमस रहे, इतना अच्छा इन्होंने काम किया था। फिर बात करें कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य वह इलाहाबाद गए, जहां उन्हें क्या उपाधि दी गई, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। मतलब इन्होंने इतना अच्छा बेस्ट काम किया कि डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि तक इनको दे दी गई। नेक्स्ट बात कर रहा है कि ये कॉलेज के दिनों से ही वह अमेरिकन मिशनरी अध्यापक डॉक्टर डब्ल्यू डिजियान से प्रेरणा लेकर वनस्पति विज्ञान विशेषकर आकार की मीन्स मार्फोलॉजिकल में रुचि लेनी शुरू किया। इन्होंने मार्फोलॉजी में उन्होंने वर्कअप शुरू किया था शुरुआत में। इनके शिक्षक ने एक बार अपने विचारों से इस प्रकार व्यक्त किया कि उनका कोई विद्यार्थी प्रगति करके उनसे ऊपर से निकल जाता है तो इससे उस अध्यापक को या उनको बहुत अधिक संतोष प्राप्त होगा। ओके, कोई भी होगा, अगर किसी टीचर का बच्चा आगे निकल जाता है तो उस टीचर को कितनी शांति मीन्स संतोष प्राप्त होता है, वही बात ये बोल रहे हैं कि अध्यापक की इन शब्दों ने पंचानन को प्रोत्साहित किया तथा उनसे पूछ बैठे कि बदले में उनके लिए वह क्या कर सकते हैं। इन्होंने भ्रूण विज्ञानी पहलुओं पर कार्य किया एवं वर्गीकी में भ्रूण विज्ञानी लक्षणों के उपयोग को इन्होंने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है। ओके, इसका कहना है कि इन्होंने किस पर वर्कअप किया, ये एम्ब्रियोलॉजी पर वर्कअप किया इन्होंने। और इन्होंने टैक्सोनॉमी मींस क्लासिफिकेशन में एम्ब्रियोलॉजी का क्या रोल है इस चीज को बताया इन्होंने। तो टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजी का रोल किसने बताया, पंचानन महेश्वरी ने बताया। एम्ब्रियोलॉजी पर वर्कअप किसने किया, पंचानन महेश्वरी ने किया। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ भ्रूण विज्ञान, ये पंचानन महेश्वरी साहब है। ओके, और इन्होंने अगला इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की। उस वक्त कोई वनस्पति विज्ञान का विभाग नहीं था, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान की स्थापना इन्होंने की। ओके, और इन्होंने किस किस पर वर्कअप किया, उन्होंने वर्कअप किया कि ऊतक समर्थन मतलब टिश्यू कल्चर भ्रूण विज्ञान में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओके, इन्होंने टिश्यू कल्चर के बारे में भी इन्होंने वर्कअप किया। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने अपरिपक्व भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन पर भी कार्य करने को आरंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मीन्स इमेच्योर एम्ब्रियो को इन्होंने कैसे डेवलप किया जाए उस पर भी इन्होंने कार्य किया। इन्होंने टिश्यू कल्चर संवर्धन ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना का रूप ले लिया। इन्होंने जब टिश्यू कल्चर के रूप में वर्कअप किया तो धीरे धीरे क्या हुई, एक क्रांति सी आ गई। टिश्यू कल्चर का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। उसके बाद इन्होंने बताया कि टेस्ट ट्यूब मीन्स टेस्ट ट्यूब में भी परख नली निषेचन तथा अंतः अंडाशय परागण पर भी इनकी कार्य को विश्व भर में सराहा गया। मीन्स इन्होंने किस पर काम किया, टेस्ट ट्यूब बेबी पर इन्होंने वर्कअप किया। ओके, मीन्स टेस्ट ट्यूब में कैसे फर्टिलाइजेशन किया जाए और अंतः अंडाशयी परागण मीन्स ये परागण लेकर के सीधे अंडाशय के अंदर ही जाकर के सीधे डायरेक्टली परागित कर दिया जाए, तो इस पर भी इन्होंने वर्कअप किया था ये। ओके, उसके बाद इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन इन्हें FRS फेलोशिप की डिग्री दी एंड इंडियन साइंस एकेडमी तथा अन्य उत्कृष्ट संस्थानों ने भी इनको सम्मानित किया। उन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया और स्कूली शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जो आप बेटा ये NCERT पढ़ रहे हो, NCERT 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जीव विज्ञान की पहली पुस्तक इन्होंने ही इनके अंडर में ही ये प्रकाशित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। NCERT को पहला प्रकाशन किसने किया, पंचानन महेश्वरी साहब ने इन्होंने किया था। तो अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि इनका इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप पहला चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि पंचानन महेश्वरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। ओके, उसके बाद इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस है। ओके, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पर वर्कअप किया था। ओके, एंड टिश्यू कल्चर पर वर्कअप किया एंड एम्ब्रियोलॉजी को इन्होंने कैसे टैक्सोनॉमी में कैसे यूज किया जाएगा उसका बारे में इन्होंने बताया था। ओके, एंड टिश्यू कल्चर को बहुत ही फेमस किया, ये इंपॉर्टेंट था इनका। ओके, ये चीजें और NCERT का इन्होंने प्रकाशन की, ये चीजें इनकी इंपॉर्टेंस है। ओके बच्चों, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन क्वेश्चन जो आता है कि ये फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पर किसने वर्कअप किया था, पंचानन महेश्वरी साहब ने वर्कअप किया था। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर।
हमारा जो पहला टॉपिक है जीवों में जनन मीन्स रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, अध्याय 1 के वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दो टॉपिक, एक है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन मीन्स एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का होगा लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बच्चों इस चैप्टर के हम पहली लाइन पर डिस्कस करते हैं। ये है कि प्रत्येक जीव केवल कुछ समय तक ही जीवित रह सकता है। बिल्कुल सही है। जैसे हमारी एज है 60 से 70 साल तक हम जीवित रह सकते हैं, उसके बाद हमारी डेथ हो जाएगी। फिर बात कर रहा है कि जीव के बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो इस यहाँ पर है आपका क्वेश्चन जो आता है कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल, जब से जन्म लेता है जब तक मरता है, यह उस जीव का जीवन अवधि के रूप में देखा जाता है, या इसे क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोल दिया जाता है। मींस जीव का जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ तक, याद रखना प्राकृतिक मृत्यु तक के टाइम को लाइफ स्पैन बोल देते हैं। ओके, आपके बारे में बोल रहा है कि चित्र 1.1 में, आगे चित्र में दिखाऊंगा कुछ जीवों की जीवन अवधि के बारे में दिखाई गई है। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए, इन चित्रों को देखकर उनके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थान में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। आगे चित्र दिया हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, फिर बात कर रहा है कि क्या यह दोनों बातें रोचक या कौतूहलपूर्ण नहीं है क्या, कि यह अवधि जो है कम से कम एक दिन मींस लाइफ स्पैन किसी भी जंतु का हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म का एक दिन हो सकता है, या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकते हैं। मींस कम से कम एक दिन मींस जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए, इनका लाइफ स्पैन 1 डे से कम हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर हमारा ये क्या पीपल का पेड़ हो जाता है, लगभग इसका ये 2000 साल तक ये जीवित रह सकता है। ओके, तो इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रह जाती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव का जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार साइज से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, कि किसी भी जीव की जीवन अवधि का उसके साइज से कोई संबंध नहीं है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कौवा और तोता की बात की जाए, ओके, तो इनके आकार में तो कोई अंतर नहीं, दोनों छोटे छोटे होते हैं, बट इनकी दोनों के जीवन अवधि में बहुत ही ज्यादा अंतर हो जाता है। जैसे कौवे की बात की जाए तो कौवा हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा 15 सालों तक जीवित रहेगा। ठीक है, तोते की बात की जाए तोता हमारा ये 150 सालों तक जीवित रह सकता है। तो वही बात करें, कौवा तोता दोनों छोटे हैं लेकिन साइज बराबर है, लेकिन तोता कहाँ 150 साल तक जीवित रहता है, जबकि कौवा 10 से 15 सालों तक जीवित रहेगा। ठीक इसी प्रकार आम के वृक्ष, अब आगे इंपॉर्टेंट लाइन आपको दे दिया उसने, ये बोल रहा है कि आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम हो जाती है। आम का वृक्ष कितना हो जाएगा, आम के वृक्ष की लाइफ स्पैन 60 ईयर हो जाएगी, लेकिन अगर पीपल के वृक्ष की बात करें लगभग ये 2000 से ये 2500 सालों तक जिंदा रह जाता है। ओके, ये 2500 सालों तक ये जिंदा रह सकता है, इतना ज्यादा इसका हो सकता है। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव का मृत्यु होना निश्चित होता है, कोई अमर नहीं है। दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं कि एक कोष की जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। एक कोष की जीव कैसे अमर है, क्योंकि जैसे अमीबा हो जाता है, आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, क्या करता है वो कंटिन्यूअस डिवीजन करता चला जाता है, कंटिन्यूअस डिवीजन करता चला जाएगा, तो क्या होगा उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती, आप पकड़ कर उसको मार दो दूसरी चीज है। ओके, तो हम क्यों कहते हैं कि कोष की जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, हमको पता है, क्योंकि वो बाइनरी फिजन से अपने आप को मल्टीप्लाई करता चला जाता है ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात कर रहा है कि इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों एवं जंतुओं और पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज की विशाल संख्या कैसे विद्यमान है। कोई ना कोई प्रोसेस तो होगी ना, जिसके थ्रू, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन कुछ ही सालों में मर जाते हैं लेकिन आने वाली जनरेशन बनी रहती है, तो कह रहा है कि ऐसा कोई ना कोई प्रोसेस होगा जिसकी सहायता से व्यक्ति या जंतु मरने से पहले अपने जैसे संतानों को छोड़ देता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जनन या रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिस प्रक्रिया के थ्रू वो मरने से पहले अपने जैसे संतानों को छोड़ देता है और उसकी स्पीसीज लाखों सालों से बनी हुई है। ओके, तो वही बोल रहा है कि जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी होती है जिनसे निरंतरता सुनिश्चित होती है, एक स्पीसीज हमेशा लाखों सालों से बन रहती है। हाँ, यहाँ हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम निश्चित मानते हैं, यहाँ इसलिए हम बोल रहे हैं कि जनन ही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये प्रक्रियाएं चलती हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा इस चैप्टर का आधार था। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, बात कर रहा है हाथी, गुलाब की, कुत्ते की, तितली की, कौवे की। यहाँ पर लाइफ स्पैन दे रहा है ये। ओके बच्चों, तो कौवा 15 वर्ष जी रहा है, जबकि अगर बात की जाए हमारा ये तोता कितना जी रहा है, ये तितली, यहाँ पर तितली की जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि तितली की लाइफ स्पैन हमारा जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पर उन्हीं चीजों के बारे में पूछेगा जिसके बारे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, वो तो आप रट ही डालो। और तितली यहाँ पर क्या है, तितली बिल्कुल रट डालो, 1 से 2 हफ्ते तक लाइफ स्पैन होती है। कौवा ये 15 वर्ष इसकी लाइफ स्पैन हो जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दो यहाँ पर, ये तोता 140 साल तक जी लेता है ये, जबकि मगरमच्छ 60 ईयर जीता है ये। और फ्रूट फ्लाई कितनी होती है इसकी, 1 to 2 वीक हो जाती है लाइफ स्पैन, मीन्स 1 से 2 हफ्ते इसके आसपास लाइफ स्पैन होती है। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे, जब आनुवांशिकता चैप्टर पढ़ोगे वहां पर दिया हुआ है ये इसका फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन, फल मक्खी का दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चन उठा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट आप यहाँ पर ध्यान दो, देखिए कछुआ इतना छोटा सा है लेकिन कितना 100 से 150 सालों तक जी लेता है। बरगद ये लगभग कितना है, ये काफी लॉन्ग टाइम इसका भी ये लाइफ स्पैन इसका हो जाता है, ये जैसे पीपल और बरगद काफी लंबे समय तक जीने वाले हो जाते हैं। धान का आपको पता है कि धान कितना जीता है, धान 3 से 4 महीने लाइफ स्पैन इसकी हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो जीवों में जनन को यहाँ जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, बिल्कुल, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। मतलब कि जीव जनन वो प्रक्रम है, मीन्स ये साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म या एक जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न कर देता है, ये जन्म कर देता है। जिससे क्या होता है कि उसके संख्या में, उसके संतानों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। ओके, वृद्धि उसकी नंबर बढ़ेगा और फाइनली संतान क्या होता है, संतान वृद्धि होगा, मीन्स उसका क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, छोटा बच्चा से लेकर के बड़ा बच्चा बनेगा। ठीक, उसमें क्या होगा, पक्वता भी आती जाएगी। इसके बाद वह जब ये मेच्योर हो जाएगा तो फाइनली वो क्या करेगा, वो नई संतान को जन्म देना शुरू करेगा। कोई अगर संतान जन्म लेती है, कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, तो क्या होगा, पहले ग्रोथ करेगा, फिर मेच्योर होगा, फाइनली वो दोबारा से रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है और न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन शुरू कर देता है। ओके बच्चों, वही बात कर रहा है कि इस प्रकार ये जो है जन्म, वृद्धि और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, कंटिन्यू चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू चलता रहेगा। और इस प्रकार से ये लाखों सालों से ये जीवों की संख्या विद्यमान बनी रहती है। अब बोल रहा है जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। तो पूछेगा कि वो कौन सी प्रोसेस है जो एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाकर रखती है, वो हो जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कंटिन्यूअस बढ़ती चली। जैसे हमारे हम लोग के दादा बाबा थे, फिर हमारे पिताजी आए, फिर हम लोग आए, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर बच्चे बच्चे होंगे, फिर बच्चे बच्चे, कंटिन्यूअस जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है। आप बाद में अध्याय 5 में दिया है कि अनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे किस प्रकार अनुवांशिक विविधता जनन और सृजन दौरान सृजित या वंशागत होती है। अनुवांशिक विविधता मीन्स क्या, वेरिएशन जो होगा ये क्या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाती है, आप उस वहां पर पढ़ाई करोगे। फिर आगे बोल रहा है कि जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशन हो जाता है। जैसे प्रत्येक जीव अपने को क्या बहुगुणी मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए, क्या मल्टीप्लाई करने तथा संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी अलग विकसित करता है। मीन्स अगर आदमी है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अगर पौधा है तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों कर सकता है। लो ऑर्गेनिज्म में एल्गी फंगाई हो जाता है, सेक्सुअल सेक्सुअल सभी, मतलब कि जो भी है जीव या ऑर्गेनिज्म सबके पास अपनी अपनी विविधता है, अपनी सुविधा अनुसार जिसको जैसा भी एडाप्टेशन के अनुसार अपनी जनन प्रक्रिया को अपनाते हैं। वही बोल रहा है कि प्रत्येक जीव अपने आप को मल्टीप्लाई करने तथा संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी विधि विकसित करता है, वो खुद जानता है उसको कैसे रिप्रोडक्शन करना होता है। जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन बनी कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करना किस पर डिपेंड करता है,
उसका रहना का स्थान, उसके आंतरिक शरीर भी कैसा है, मींस इंटरनल मार्फोलॉजी कैसी है उसकी, उसके विज्ञान, ओके। एंड कई कारक सामूहिक रूप से उसके क्या उत्तरदायी होते हैं कि वो किस तरीके से ये जनन या रिप्रोडक्शन करेगा, ओके। उसके बाद बात कर रहा है कि जनन प्रक्रिया दो प्रकार की हो जाती है। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उसने बोला कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरीके की हो जाती है, ओके। सबसे पहला क्या है हमारा कि जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है, ओके। जो हमारा रिप्रोडक्शन है इसमें या तो एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, इसके आधार पर क्या होता है रिप्रोडक्शन टू टाइप का हो जाता है ये। अब बात कर रहा है कौन सा, सबसे पहला बात कर रहा है कि जब संतान या जब ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति पैदा होता है कैसे, एकल सिंगल पेरेंट के द्वारा पैदा होगा या गैमीट के निर्माण की भागीदारी के द्वारा तथा इसकी अनुपस्थिति में भी हो सकता है, वह अलैंगिक जनन कहलाता है। मींस अलैंगिक जनन वो है जब केवल एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, गैमीट का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, बट सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में, वो कहलाता है अलैंगिक जनन कहलाता है, ओके। जब नेक्स्ट बात करें, जब दो जनक दो पेरेंट विपरीत लिंग के मींस के अपोजिट सेक्स के रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं मींस मेल एंड फीमेल युग्मक मींस नर तथा मादा युग्मक में क्या फ्यूजन हो जाता है, तो क्या कहलाता है, ये लैंगिक जनन कहला देता है ये, ओके। बच्चों क्लियर हो गया। तो यहाँ पर केवल इतनी सी बात है कि रिप्रोडक्शन उसके वास स्थान उसकी इंटरनल मार्फोलॉजी के आधार पर कैसा वास स्थान है, किस तरीके का है, दो तरीके का हो जाता है। दो तरीके किस पर बेसिस है ये कि उसमें क्या ये सिंगल ऑर्गेनिज्म मीन सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा कि डबल दो पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। अगर सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, युग्मक बनाएगा नहीं बनाएगा उससे नहीं मतलब, बट सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन जब वो दो पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा अपोजिट सेक्स के द्वारा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, वो लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है ये। अब हम डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आप यहाँ पर देखो ये क्या है, अमीबा है। अमीबा फाइनली क्या ये डिवाइड कर रहा है और फाइनली डिवाइड करके दो अमीबुली फॉर्मेशन कर ले रहा है ये, ओके। तो दो अमीबुली जब ये फॉर्मेशन करता है तो क्या बताता है कि ये हमारा अलैंगिक जनन कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है ना ये रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए अलैंगिक जनन हो जाएगा। आप देख सकते हो इसमें क्या है, ये ईस्ट है, ईस्ट में क्या है, ये बडिंग हो रही है, बडिंग के द्वारा क्या हो रहा है, ये कलिका या बडिंग बोल देते हैं इसके द्वारा। अब ये कलिका डिटैच हो जाएगी और फाइनली दो ईस्ट बन जाएंगी, ये क्या है हमारा अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है ना अपना बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। तो अलैंगिक जनन की बात कर रहा है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस विधि में एकल जीव मीन्स सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्षमता रखता है ये अपने आप स्प्रिंग को पैदा करने के लिए, मीन्स इसके लिए सिंगल पेरेंट ही चाहिए, क्या अपने बच्चों को पैदा करने के लिए सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है वो केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं, ओके, एक दूसरे के समान ही नहीं बल्कि अपने जनक के बिल्कुल समान हो जाती है। अगर कई संतानें उत्पन्न हो जाती हैं तो भी वो क्या होंगी, एक दूसरे के समान होगी, मतलब भाई भाई एक दूसरे को टू कॉपी हो जाएगा, बल्कि अपने भाई के साथ साथ टू कॉपी के साथ साथ अपने माता पिता मीन्स इसमें कुछ भी बोल दो क्यों लिखी है ना, तो अपने जो पेरेंट होगा उसकी एग्जैक्ट टू कॉपी हो जाती है ये, ओके। तो अपने जनक के बिल्कुल समान हो जाती है ये, क्या यह संतति। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या यह संतति अनुवांशिक रूप से भी एक समान तथा भिन्न होती है अथवा भिन्न होती है, नहीं, ये हमारा जेनेटिकली क्या होगी, जेनेटिकली भी सेम हो जाती है, भिन्न नहीं होती है, बिल्कुल समान हो जाती है। आकार की तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या टर्म दिया गया है, मीन्स मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल रूप से अगर समान जीवों को क्या टर्म दिया गया है, क्लोन टर्म दिया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि क्लोन किसको बोलते हैं, ये मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली ये इक्वल इंडिविजुअल को, समान इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं हम लोग जो है क्लोन टर्म दे देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोन किससे प्रोड्यूस होता है, क्लोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस
हो जाता है ये। ओके, आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप जीव अपेक्षाकृत साधारण जीवों में पाया जाता है। तो यही सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पाया जाता है? जिस सिंगल ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, या प्लांट या जीव, ऐसे प्लांट या जीव जिनमें क्या हो, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर उनका फॉर्मेशन हो, अपेक्षाकृत साधारण जीव होंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म, उसी में पाया जाता है मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पाया जाएगा। ओके, तो बेटा इस चैप्टर का 90% क्वेश्चन वर्ल्डली किस पर बेसिस है? अलैंगिक जनन पर ही क्वेश्चन आया। अभी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं इसका। ओके, तो अब हम चलते हैं इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्राजीव तथा एक केंद्रकीय जीव लाइक प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में जनक कोश का दो भागों में विभक्त होकर के नए जीवों को जन्म देती है। ओके, तो एक कोश की जीव लाइक प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, ये क्या हो, जैसे कि हमारा क्या प्रोटिस्टा हो गया और ये हमारा फंगाई हो गया, कौन सा, ईस्ट हो गया। एक कोश का क्या दो भागों में विभक्त हो जाती है और फाइनली ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। लेकिन ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो होता है ये बडिंग के द्वारा कलिका या बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है कि ईस्ट में बडिंग के द्वारा हो जाएगा। ओके, प्रोटिस्टा मोनेरा में ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा हो जाता है ये। ओके, दो कोश का दो भागों में व्यक्त हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बाइनरी फ्यूजन। ओके, ईस्ट में मुकुलन के द्वारा, अमीबा में द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये हो जाता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। आगे बात कर रहा है, अतः इन जीवों में समसूत्री कोश का विभाजन एक प्रकार से जनन का क्रियाविधि है। बिल्कुल, तो इन एक कोश की जीवों में ओके जो होगा हमारा माइटोटिक डिवीजन ही क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन की तरह कार्य कर देता है। ये बिल्कुल याद रखना है कि ये कोश की जीवों में क्या है, ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा या सूत्री कोश का विभाजन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन इनका होता है। बहुत से बात कर रहा है कि एकल कोश का जीव ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यस, ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आप अमीबा देख रहे हो, ये क्या है, बाइनरी फ्यूजन है, द्विखंडन से उत्पन्न हो रहा है। अब बात कर रहा है कि इनमें एक कोश का ये होता क्या, द्विखंडन में एक कोश का क्या करती है, दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं, प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि करके बन जाता है, नया ये ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तब हम चलते हैं अपने अगले पेज पर। आप यहाँ पर आपको फिर से दोबारा डायग्राम देखना है। ये डायग्राम सीधे आता रहता है। ये यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है, ये क्लेमाइडोमोनास का ये हो जाएगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, जूस्पोरा क्लेमाइडोमोनास हो जाता है। ये बडिंग किसमें है, ये बडिंग या कलिका हो जाती है किसकी, ये बडिंग, ये हाइड्रा की बडिंग हो जाएगी। और बडिंग किसमें पाई जाती है, कलिका ईस्ट में पाई जाती है। ये कोनेडिया पेंसिलियम में पाया जाता है एंड जेम्यूल स्पॉन्जेस में है। तो यहाँ से जो भी आपके डायग्राम में स्ट्रक्चर डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी आपको इसको देखना। ओके, तो ये क्लेमाइडोमोनास का हमारा ये जूस्पोर है, ये बर्ड इन हाइड्रा हो जाता है। कोनेडिया ये पाई जाएगी पेंसिलियम में पाई जाएगी, जेम्यूल स्पॉन्जेस में ये पाए जाते हैं ये। ओके बच्चों, अब आप इसका जो है थोड़ा सा इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि बहुत तेजी से वृद्धि कर जाता था। ओके, लाइक पैरामीशियम और अमीबा। ओके, ये दोनों क्या है, बहुत तेजी के साथ द्विखंडन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत तेजी से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ईस्ट में बात कर रहा है। ईस्ट में यह विभाजन कैसा होता है, ये समान नहीं होता। इसको क्या बोलते, छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और इसको क्या टर्म दिया जाता है, इसको बडिंग बोल दिया जाता है। इसको ईस्ट में बडिंग हो जाती है, जो प्रारंभ में जनक कोशिका से तो जुड़ ही रहती हैं, लेकिन बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में ये डेवलप हो जाती हैं। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला बात कर रहा है कि विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने ये स्यूडोपोडा मतलब क्या, स्यूडोपोडिया को संकुचित कर लेता है। ये संकुचित कर लेगा तथा अपने वातावरण में क्या करता है, अपने चारों तरफ एक ट्रिपल लेयर मीन्स क्या, त्रिस्तरीय, क्या बोलेंगे, ट्रिपल लेयर्ड क्या बना लेगा, ये खोल बना लेता है, त्रिस्तरीय कठोर आवरण को बना लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुटी बोलते हैं या सिस्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको
तो बोलता है सिस्ट क्या होता है, सिस्ट ट्रिपल लेयर एक कवरिंग होती है अमीबा की, इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोल देते हैं। और इस परिघटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को क्या पुटिभवन क्या बोलते हैं, इंसिस्टमेंट बोल दिया जाता है, इसको इंसिस्टमेंट बोल देते हैं। मीन्स हमारा सिस्ट का फॉर्मेशन होना इंसिस्टमेंट बोल दिया जाता है। जब अनुकूल परिस्थिति आएगी, ये कब बनता था हमारा, ये विषम परिस्थिति में बनता था। जब हमारा फेवरेबल कंडीशन आएगा, ओके, अनफेवरेबल कंडीशन में इंसिस्टमेंट हुआ, लेकिन जब हमारा सिस्ट में क्या आएगा, हमारा फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो अनुकूल परिस्थिति आने पर दोबारा से क्या होता है, पुटीकृत अमीबा मतलब इंसिस्टेड अमीबा जो होगा ये बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है। मीन्स कौन सा विभाजन, मल्टीपल फीजन के द्वारा क्या करेगा, ये विभाजित होगा और ढेर सारे, एक अमीबा नहीं बनाएगा, ढेर सारा अमीबा या बिजाड़ अमीबा बना लेते, जिसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियो स्पोर बना लेते, इसको उत्पन्न कर देता है ये। मीन्स मल्टीपल ढेर सारे अमीबा फॉर्मेशन हो जाएंगे, छोटे छोटे अमीबा। उसके बाद अब क्या, सिस्ट की वाल जो होगी वो फट जाएगी, फटने के बाद क्या होती है, ये बिजाड़ अपने चारों तरफ वातावरण में ये बिखर जाते हैं, या विमोचित होना मतलब बिखर जाते हैं। इससे क्या होता है, अनेक अमीबा विकसित हो जाते हैं। एक अमीबा मिलकर के क्या, जब इंसिस्टेड होता है तो हजारों अमीबा को पैदा कर देता है ये। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्पोर जैसा विभाजित हो रहा है ना, तो क्या बोलते हैं इसको, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन कहाँ पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। ओके, इसका डायग्राम नहीं दिया, इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, हमारा ये अमीबा हो जाता है, इसकी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये अपने चारों तरफ ये ट्रिपल लेयर की ये कवरिंग कर लेगा। ये क्या होगा, ट्रिपल लेयर की कवरिंग, ये क्या हो गई, ये हमारी सिस्ट हो गई। इस प्रक्रिया को इंसिस्टमेंट या पुटिभवन बोल देते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जो ट्रिपल लेयर कवरिंग अमीबा है ये क्या करता है, दोबारा से मल्टीपल फिजन के द्वारा ढेर सारी अमीबा का स्पोर लाइक स्यूडोपोडियो स्पोर फॉर्मेशन शुरू कर देता है ये। ओके, अब क्या होगा कि ये जो ट्रिपल लेयर की इसकी कवरिंग थी ये क्या हो जाएगी, ये फट जाएगी। जब ये फट जाती है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, ये अमीबा जो है ये पूरा निकल कर घूमना शुरू कर, रिलीज हो जाएंगे अपने चारों तरफ वातावरण में, ढेर सारे अमीबा निकल जाएंगे। इस प्रक्रिया के बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन बोल दिया जाता है ये। क्लियर, तो आप डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि ढेर सारे अमीबा रिलीज हो जाते हैं इंसिस्टमेंट के द्वारा। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। बच्चों ये डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी काफी क्वेश्चन आया हुआ है इस डायग्राम से भी। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये पोटैटो ट्यूबर के बारे में दिया है। पोटैटो ट्यूबर ये इसकी क्या है, ये आंखें हैं। आंखें कैसे बनती है, ये एक्जिलरी बड हो जाती हैं, या क्या बोलते हैं इसको, इसको बोल दिया जाता है कच्छस्थ कलिका बोल देते हैं। वो क्या, अंकुरण शिलांक या कच्छस्थ कलिका या जल्दी बड़ो बोल देते हैं, डायरेक्टली कुछ नहीं देता है ये। ओके, ये क्या हमारा एगियो है। एगियो में क्या है, किसके द्वारा होता है ये बुलबिल के द्वारा होता है, या इसको क्या बोलते हैं, इसको पत्र प्रकलिका बोल देते हैं, इसको पत्र प्रकलिका बोल दिया जाता है। जबकि ये अपस्थानिक कलिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्लम में पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको लीफ बड बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं इसको, पत्र कलिका। ओके, तो जो बुलबिल में है वो पत्र प्रकलिका है ये। ओके, पत्र प्रकलिका है, लेकिन जो यहाँ पर पाई जा रही है किसमें, पत्थर चट्टे में या ब्रायोफिल्लम में, इसको लीफ बड या अपस्थानिक कलिका या पत्र कलिका इसको बोला जाता है। वहां पर पत्र प्रकलिका था बुलबिल गेहूं में, जबकि यहाँ पर क्या है, पत्र कलिका है ये। और यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है ये क्या, कि ये क्या हमारा, ये हमारा इकोर्निया या वाटर हाइसियंथ है। यहाँ पर क्या है, ये भूस्तरिका के द्वारा या इसी को क्या बोलते हैं, ये ऑफसेट के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफसेट के द्वारा करेगा। ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये आया हुआ है, बुलबिल का क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा जो है एक्जिलरी बर्ड भी आया हुआ है, और ये आपका अदरक देख रहे हो ना, अदरक में क्या है, इसमें किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, ये प्रकंद के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, या क्या बोलते हैं इसको, इसको राइजोम बोला जाता है। इसमें जितने डायग्राम में सब क्वेश्चन आए, अभी मैं तुरंत आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, तुरंत आपको याद आ जाएगा।
तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननी संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। बिल्कुल, फंगाई तथा ये शैवाल किसके द्वारा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु मीन्स क्या? ए सेक्सुअल जू स्पोर, एसेक्सुअल जू स्पोर कौन से? मोटाइल जू स्पोर मीन्स चलने वाले हो जाते हैं ये। ओके, मोटाइल जू स्पोर के द्वारा क्या करते हैं ये? रिप्रोडक्शन करते हैं। अलैंगिक एसेक्सुअल चल बीजाणु मीन्स मोटाइल जू स्पोर द्वारा करते हैं। सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती है। ये लाइन भी आ चुकी है। सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं किसमें? फंजाई सवाल पाई जाती है, क्या बोलते हैं उसको? जू स्पोर बोल दिया जाता है। और सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया, जबकि और फंगस में क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया किसमें? पेनिसिलियम में पाया जाता है। बर्ड हाइड्रा में पाया जाएगा। जेम्यूल स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। ये अभी हम लोगों ने अभी जस्ट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप कक्षा 11 में पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। बिल्कुल, आपका क्या विचार है? कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? बिल्कुल, यह भी एक तरह का एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन बोला जाता है। ऐसा आप क्यों सोचते हो? क्या क्लोन शब्द कायिक जनन के रूप में उत्पन्न संतान के लिए उपयोज्य है? बिल्कुल, तो क्लोन शब्द ही है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्लोन शब्द यूज किया जाता है। तो बच्चों, अब हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो, अभी हमने डिस्कस किया ना कि एगेओ में कायिक प्रवर्धन को क्या बोला जाता है? पत्र प्रकलिका बोल दिया जाता है। अब अपने क्वेश्चन पर आओ, अपने एनसीईआरटी के पेज पर आओ। ओके, यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया था डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए ये क्या है आपका? ये एगेओ है। ये क्या है? ये पत्र प्रकलिका है। एगेओ में डायरेक्टली आया क्वेश्चन, बिल्कुल आ गया ना, आपने देख लिया। एगेओ का बुलबिल या पत्र प्रकलिका इसको बोल दिया। ओके, तो हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर और क्या था हमने बताया था? प्रकंद किसमें पाई जाती है? अभी हमने बताया प्रकंद अदरक में या राजू में पाया जाएगा। भूस्तरिका किसमें था? ये इकॉर्निया या किसमें? वाटर हाइसिंथ में पाया जाता था। ओके, आंख ये किसमें? ये आलू में पाई जाती है। पत्र प्रकलिका ये गेहूं में पाया जाएगा। ओके, ये नीट 2020 का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑफसेट किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑफसेट मतलब क्या? ये भू इस तरीका बोल देते हैं इसको। ओके, तो ऑप्शन में किसमें पाया जाता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मतलब क्या? अलैंगिक जनन पाया जाता है ना। अलैंगिक जनन किससे होता है? ये सूत्री विभाजन से बनता है। तो बी सूत्री विभाजन हो जाएगा। अर्धसूत्री हमारा नहीं होगा क्योंकि युग्मक के फॉर्मेशन के समय अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर आपका क्या भू तरीका क्या है? यहाँ पर ये कैसे बनता है? ये हमारा जो है और ये सूत्री विभाजन के थ्रू ये बनता है ये। ओके, तो हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, ऑप्शन ए, रुके हुए जल में उगती हुई हाइसिंथ, हमने जो दिखा है वाटर हाइसिंथ, जल से ऑक्सीजन खींच लेती है तथा जिसे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन आपने देखा होगा जहां पर वाटर हाइसिंथ या जल कुंभी जहां फिर पाई जाती है, कॉर्निया पाई जाती है, क्या करती है? पूरे तालाब को घेर लेती है, पूरे तालाब में भर जाती है। धीरे धीरे क्या मछलियां मरने लगती हैं ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से। बी, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को हम लोग क्लोन बोल देते हैं। बिल्कुल ये है। लाइन अभी आई, आपने देखा सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन संरचना चल बीजाणु कहलाती है। ओके, आलू केला अदरक में पादप रूपांतरित तरह में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं? नहीं, उपस्थित पर्वों से नहीं। ये किससे? पर्व संधि मीन्स क्या बोलते हैं? ये नोडों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये गलत है। ओके, मैं आपको चल सूक्ष्म अलैंगिक संरचनाएं दिखा देता हूँ लाइन एनसीईआरटी से। अलैंगिक प्रजनन द्वारा संतानों को क्लोन कहा जाता है, ये भी मैं दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपका आया हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए ये लाइन क्या है कि अलैंगिक जननी संरचनाओं द्वारा जनन करते कौन? ये फंजाई तथा शैवाल। ओके, बोल रहा है कि अलैंगिक चल बीजाणु जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं। बिल्कुल यही तो बात कर रहा है ना,
आप देखो यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर देखो सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन संरचना को चल बीजाणु बोल देते हैं। बिल्कुल, ये क्या है हमारा, ये चल बीजाणु बोल देते हैं इसको। आपने इसको देख लिया। हमारा अलैंगिक प्रजनन द्वारा क्लोन कहा जाता है, मैंने डिस्कस ही कर लिया है, इसको डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर लाइन क्या है कि क्या क्लोन शब्द इनके लिए यूज किया जा सकता है? यस, बिल्कुल क्लोन बोला जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दिए क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन ये कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भूस्तारी, ये वाटर हाइसिन, बिल्कुल ये करेक्ट है, अभी मैंने दिखाया। प्रकंद, ये क्या केले में पाया जाता है? केले में और किसमें? ये अदरक में पाया जाता है। कोनिडिया पेंसिलियम में पाई जाएगी, जबकि द्विखंडन हमारा सार्गेसम में नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ओके, कोनिडिया हमारा पेंसिलियम में, अभी हमने डिस्कस किया। आप यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है हमारा, ये यहाँ आप देखिए ये क्या कोनिडिया और पेंसिलियम में है, डायरेक्ट आपके डायग्राम से क्वेश्चन उसने उठाया था। ओके, और ये अदरक में हमारा ये पाया जाता है, क्या अदरक एंड केले में हमारा ये हमारा पाया जाएगा राइजोम या प्रकंद पाया जाता है। और ये वाटर हाइसिंथ या इकॉर्निया में भूस्तरिका पाई जाती है। ये हो गई। ओके, तो बच्चों डायरेक्टली आपका लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, मैंने दिखाया। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला जो पॉइंट है कि जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीव में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से होता है तथा पादपों में इसका प्रयोग निरंतर किया जाता है। क्यों? अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से, बिल्कुल, तो जंतुओं या साधारण जीवों में, क्योंकि वहां पर अलैंगिक शब्द जल्दी यूज होता नहीं है, कभी कभार यूज होगा। लेकिन पादपों मीन्स प्लांट में क्या होता है, ये हमेशा से ही ये अलैंगिक जनन यूज किया जाता है। आप आलू के क्या किए, कटका लगा दिए, गुलाब को क्या किए, कटका लगा दिए, क्या है अलैंगिक, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमेशा आपको यूज करने को मिलेगा। बट क्या जंतुओं मिलता है? जंतुओं में जल्दी आपको अलैंगिक जनन नहीं मिलता है। फिर बोल रहा है कि पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई, ओके, जैसे कि आप ध्यान दो, पादपों में क्या, प्लांट में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इकाई क्या है, जैसे ऊपरी भूस्तरी। ओके, ऊपरी भूस्तरी किसको बोलते हैं? दिस इज नोन एज रनर। ये किसमें है? ये दूब घास में पाई जाती है। प्रकंद, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? राइजोम बोला जाता है। ये किस में पाई जाएगी? ये केला में पाई जाएगी और अदरक में पाई जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा जो है ये बल्ब है। बल्ब किस में पाया जाता है? ये प्याज में पाया जाता है। जबकि भूस्तरी ये ऑफसेट है, ये किस में पाया जाएगा? ये वाटर हाइसिंथ में पाया जाता है। ये बिल्कुल सभी नई संतान को पैदा करने में सामर्थ्य रखते हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध या प्रोपग्यूल्स कहलाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनको बोल दिया जाता है। क्योंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक या दो पेरेंट भाग नहीं लेते हैं ना, अतः यह अलैंगिक जनन ही हो जाएगा। कुछ जीवों में यह शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। अब बात कर रहे हैं जैसे कुछ जीव हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि वह उनके बॉडी पार्ट को, उनके बॉडी को कई भागों में हम लोग कट कर दे तो क्या होगा, प्रत्येक टुकड़ा एक नया वृद्धि करके एक नया ऑर्गेनिज्म या ये संतान बना लेता है। ये ओके, नया जीव में विकसित हो जाएगा। ओके, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा जो संतान उत्पत्ति करता है सक्षम हो। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा की बात क्या, हाइड्रा को जितने टुकड़ों में आप कट कर दो, या प्लेनेरिया की बात करो, प्लेनेरिया को जितने टुकड़ों में कट कर दो, प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन, या क्या बोला जाता है इसको, रीजनरेशन बोल दिया जाता है। तो रीजनरेशन किसमें पाया जाता है? हम लोगों ने पहले चैप्टर कौन सा जीव जगत में पढ़ा था, किसमें ये पाया जाता है, ये किसमें, प्लेनेरिया में पाया जाता है। और किसमें पाया गया? हाइड्रा में पाया गया, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन पाया गया है। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, क्या आप निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति या वाटर हाइसिंथ अथवा टेरर ऑफ बंगाल या बंगाल के आतंक के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे कि आपका जलकुंभी क्या है,
इकॉर्निया। आप कहीं भी जलाशय में या अपने तालाब में ले जाकर फेंक दीजिए, 6 महीने बाद देखेंगे पूरा तालाब क्या होगा, ये जलकुंभिया इकॉर्निया से भर जाएगा, वाटर हाइसिंथ से भर जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूत्री विभाजन के द्वारा बहुत तेजी से ये मल्टीप्लाई करके ढेर सारा अपना संख्या बढ़ा लेगा, पूरा कवर कर लेगा उसको। वही बोल रहा है, यह कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप है। मीन्स ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है जो कि वाटर हाइसिंथ इसको बोल दिया जाता है। और ये वाटर हाइसिंथ लाया क्यों गया था? क्योंकि ये ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि कर रहा है। ओके, जहाँ पानी बहता है वहां पर नहीं, जहाँ पानी रुका रहेगा वहीं पर वृद्धि करने वाला एक खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणामस्वरूप मछलियां मर जाती हैं। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। स्टैटिक लाइन बाय लाइन आया, बिल्कुल आपने ध्यान दिया। आप इसके बारे में अधिक अध्याय 13 और अध्याय 14 में पढ़ेंगे। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप को, मीन्स इस प्लांट को कहां से, ये विदेशों से भारत में यात्रा के दौरान इसके सुंदर आकार, इसकी पत्तियां कितनी सुंदर होती हैं, इसका फूल और इसकी पत्ती को सुंदरता के लिए यहाँ पर लाया गया था। ओके, तो सुंदर आकार, पुष्प तथा पत्तियों के कारण इसको यहाँ पर लाया गया। यद्यपि यह कायिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्या करता है, बहुत तेजी, द्रुत गति, मतलब बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकता है ये। और अल्प समय मतलब क्या, कुछ ही समय में क्या करता है, पूरे जलाशय को ढक लेता है। संपूर्ण जलाशय में फैल जाएगा और अपने आप से जलाशय को ढक लेता है। इससे क्या होता है, छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं वाटर हाइसिंथ रिलेटेड, तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा है कि क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं, आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती, प्लांट की खेती किस प्रकार की जाती है? कैसे? आपको पता है कि आलू को कट कर करके गांव में बो दिया जाता है, गन्ने को क्या टुकड़ों में कट कर करके बो दिया जाता है, नया गन्ना बन गया। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके आप लगा दीजिए, नया अदरक का पौधा बन जाएगा। डहेलिया क्या करते हैं, उसकी डालों को आप लगा देते हैं। ठीक है, क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आंख भी कहते हैं, से और केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है? अभी आपने तुरंत देखा ना क्या, कि ये केले तथा अदरक के प्रकंद ना, अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि केले तथा अदरक में क्या पाया जाता है, प्रकंद पाया जाता है, जहां से नया पौधा बन जाता है। और आलू पर क्या पाया जाता है, आलू पर हमारी ये आंख पाई जाती है। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो है कच्चा तल के एक्सिलरी वर्ड। ये क्वेश्चन में लाइन टू लाइन नीट में आ चुका है, ये सब आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है कि जब आप ध्यानपूर्वक उपर्युक्त सूची पादपों में से प्लांट में विकसित होने वाले पादपों या प्लांटलेट की उत्पत्ति तथा स्थानों को निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे अधिकतर, जब आप देखोगे कि आखिर जन्म कहाँ से लेते हैं ये पौधे, जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अधिकतर इन पादपों की, इन प्लांट की क्या, रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संधियों के या नोड से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं ये पौधे? ये जो न्यू पौधे जनरेट होते हैं ये नोडों से उत्पन्न होते हैं। इन नोडों को क्या बोला जाता है, पर्व संधि बोली जाती है। रट डालना कि पर्व संधि माने क्या होता है, ये नोड होता है, नोड से निकलता है क्वेश्चन। पर्व मतलब क्या, इंटर नोड। यहाँ पर अगर हम पर्व लिखते हैं तो क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करता है किसको, इंटर नोड को बताता है। लेकिन अगर परसंधि वर्ड बोलेगा तो नोड हो जाएगा। यह परसंधियां नमी युक्त मृदा में, मीन्स क्या, मॉइस्चर, जहां अर्थ में, मॉइस्चर्ड अर्थ में जहां पर पानी हो वहां पर जल के संपर्क में आती हैं, तो यहाँ पर क्या, रूट निकलनी शुरू हो जाती है और नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आप ध्यान दो क्या, कि पत्थर चट्टा बराबर फिल्म की पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक एडवेंटिशियस रूट उत्पन्न हो जाती हैं। एडवेंटिशियस कलिकाएं या बड उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। ये बड क्या करेंगी, पहले रूट उत्पन्न होगा, फिर वहां से बड भी निकल जाएंगी। उससे क्या होगा, क्या पत्थर चट्टे से हमारा एक नया पौधा बन जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको दिखा चुका हूँ। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण का सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे प्लांट का बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। तो जो माली लोग जो फूलों को बेचते हैं क्या करते हैं, पत्थर चट्टे के सारे पत्तों को तोड़ तोड़ करके फिल्म के लगा देती हैं और नया नया पौधा निकले करके आराम से बेचते हैं बढ़िया से। फिर बात कर रहा है कि ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही समान विधि है। बिल्कुल, अगर बात की जाए कि साधारण चीज बात की जाए, साधारण ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लाइक शैवाल हो गया, फंजाई हो गया, ये क्या है, इनमें नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्या, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन जब इनका अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब ये क्या करते हैं, उस वक्त ये क्या करते हैं,
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। मीन्स अगर इनके पास फेवरेबल कंडीशन है, तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है आदमी वही करता है जो सब सिंपल होता है ना, तो क्या करेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जो इसका पूरा काम ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन है, वो भी खंडित हो नहीं सकता, क्या करेगा, कहेगा भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया जाए। तो उस वक्त ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि ये सेक्सुअल फेवरेबल कंडीशन में हो जाता है। ओके, तो रट डालना कि लोअर प्लांट में फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल होगा, अनफेवरेबल में क्या होगा, सेक्सुअल होता है। या पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों को जीवित रखने में सहायता प्रदान करता है। लैंगिक जनन ऐसी कौन सी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों उत्पन्न होता है, तथा उच्च श्रेणी की पादपों के दोनों विधियों अलैंगिक तथा लैंगिक जनन द्वारा देखा गया। अब बात कर रहा है कि हायर प्लांट की बात कर रहा है। हायर प्लांट में क्या है कि वहां पर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों को देखा गया है। जबकि अगर एनिमल्स की बात की जाए, जंतु की बात की जाए, तो मोस्टली क्या करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वो करते हैं। ओके बच्चों, इस तरीके से हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको फास्ट रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। इस चैप्टर में अब हम इसका फास्ट रिवीजन हम लोग एक बार पढ़ लिया, और अब हम केवल उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बस, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं इसमें। ओके, तो इसमें आपको याद रखना है, ये तितली की लाइफ स्पैन, कौवे की लाइफ स्पैन, तोते की लाइफ स्पैन आपको याद रखनी है। ओके, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट फ्लाई का 1 to 2 वीक हो जाएगा, ये आपको याद करना है। ओके, कछुआ का याद करना है, मगरमच्छ का जो दिया हुआ वो बिल्कुल रट डालो इसको। ओके, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अब अगले पेज पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा जीवों में जनन। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, जनन के द्वारा ही ये पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम लोग क्या बोलते हैं, निरंतरता हमारी बनी रह जाती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कि ये रिप्रोडक्शन कितने तरीके के हो जाते हैं, 2 तरीके के हो जाएंगे। कौन से, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या करेगा, केवल एक युग्मक ही भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक दो के दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि अलैंगिक जनन में क्या होगा, केवल एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, जो अलैंगिक जन्म में आते हैं, आकार के मतलब मार्फोलॉजिकल और जेनेटिकली रूप से समान जीवों को क्या बोला जाता है, आकार के और अनुशासिक समान जीवों को क्लोन शब्द दिया गया। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था, मैंने दिखाया था, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दिया हुआ है ये। ओके, जबकि अलैंगिक जनन की बात कर रहा है, मेनली जीव, प्लांट और ऐसे जीव जो क्या सिंपल स्ट्रक्चर होंगे वहां पर पाया जाता है ये। ओके, आप देख सकते हो ईस्ट में बडिंग के द्वारा होगा, और अमीबा में क्या, फ्रेगमेंटेशन या बाइनरी फिजन के द्वारा हो गया, बाइनरी फिजन के द्वारा हो जाएगा, इसमें बडिंग के द्वारा हो जाता है ये रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वही बोल रहा है कि हमारा जो है मेनली इनमें जो होता है प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या होता है, ये हमारा जो है मेनली ये हो जाएगा, ये द्विखंडन या बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन ये हो जाता है ये। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट इस डायग्राम में दिया हुआ है, इस डायग्राम में दिया है क्लेमाइडोमोनास में क्या है भाई, मोटाइल जूस्पोर है, ये हाइड्रा में बडिंग के द्वारा है, कोनिडिया पेंसिलियम में पाया जाएगा, एंड जेम्यूल स्पॉन्जेज में होगा। ओके, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, केवल जेम्यूल को छोड़ करके, जेम्यूल स्पॉन्जेज में होगा, अगला क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आने वाला है ये। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि अमीबा पैरामीशियम, इसमें किसके द्वारा होता है, इसमें ये बाइनरी फिजन के द्वारा होता था, जबकि ईस्ट में किसके द्वारा होता है, ये बर्ड के द्वारा हो जाता है ये। ओके, जबकि अमीबा में कैसा होता था, अमीबा में एनसिस्टमेंट में हो जाता था। ओके, एनसिस्टमेंट में क्या होती थी, 3 लेयर सिस्ट पाई जाती थी, 3 लेयर की सिस्ट हो जाती थी, जिसको सिस्ट बोल देते थे। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती थी तो क्या होता था, ये मल्टीपल फिजन द्वारा ये पूरे पूरे डिवाइड कर जाता था अमीबा, और अंदर क्या होता था, ढेर सारे स्यूडोपोडियोस्पोर बच जाते थे। और इसमें क्या होता है कि जब इस भित्ति वाल इसकी फट जाएगी तो ढेर सारा ये सारा रिलीज हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सारा अमीबा रिलीज हो जाएगा। इस प्रक्रिया को स्पोरुलेशन बोल देते हैं, बीजाणु जन्म बोल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये पेज है, आपको रट डालना, सारा क्वेश्चन लगभग यही से आया हुआ है। आइए आप पोटैटो की बात की जाए तो ये हो जाती क्या, एक्जेलरी बर्ड, या बोलते हैं क्या
कच्छस्थ कलिका के द्वारा करता है, क्वेश्चन आ चुका है। एंड अदरक में किसके द्वारा होता है? अदरक में क्या, कौन सा, ये राइजोम के द्वारा होगा या प्रकंद के द्वारा अदरक, और केले में प्रकंद के द्वारा हो जाएगा। जबकि ये पत्र प्रकलिका आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये इसको बोल देते हैं बुलबिल बोल देते हैं। ओके, ये बुलबिल हो जाएगा, किसमें पाया जाएगा, ये अगेय में ये बुलबिल पाया जाता है, या इसको क्या बोलते हैं, पत्र प्रकलिका। ओके, पत्र प्रकलिका के द्वारा हो जाता है। जबकि ब्रायोफिल्ला या पथरचट्टे में अपस्थानिक कलिका, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम हो जाता है ये पत्र कलिका के द्वारा हो जाता है, या एडवेंटिशियस रूट के द्वारा, एडवेंटिशियस बडिंग के द्वारा इसका हो जाता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, ये वाटर हाइसिंथ आइकार्निया, आइकार्निया में किस द्वारा, भूज तरीका, कई बार आ चुका, भूज तरीका के द्वारा रिप्रोडक्शन इसका हो जाता है ये। ओके, आप यहाँ पर देखो कोनिडिया पेंसिलियम में एंड कलिका हाइड्रा में पाई जाएगी, जेम्यूल स्पॉन्जिन में हो जाएंगी, आपको रट डालो। और कौन से, ये सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं, क्या अलैंगिक चल बीजाणु बोल देते हैं इनको। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन किसके किसके द्वारा हो जाते हैं, ये भूस्तरिका या रनर के द्वारा होता है। किसमें, इसको बोल देते हैं रनर या भूस एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, ऊपर भूविस्तारी या क्या बोलते हैं इसको, रनर बोल दिया जाता है। रनर किसमें, ये दूब ग्रास में पाया जाता है। प्रकंद किसमें, ये केला में पाया जाएगा, और ये अदरक में पाया जाएगा। बल्ब किसमें भी, ये प्याज में पाया जाता है। ये भूस्तरी किसमें, ये कॉर्निया में पाया जाएगा, ऑफसेट में पाया जाता है ये। ओके, जबकि हाइड्रा में क्या है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये और प्रत्येक टुकड़ा नया शरीर बना लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन बोलते हैं इसको। पुनरुद्भवन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाएगा हाइड्रा में पाया जाएगा, और कहाँ, ये प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन पाया जाता है या रीजनरेशन पाया जाता है। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर हाइसियंथ, ओके, वाटर हाइसियंथ या टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है ये। ओके, ये ठहरे जल में पाया जाता है और पूरा ऑक्सीजन को खींच लेता है, इससे मछलियां मरना शुरू हो जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है ये। और भारत में कैसे आया था, ये सुंदर पुष्प और अच्छे पत्तियों के कारण यहाँ पर लाया गया था। कैसे ये मल्टीप्लाई करता है, ये भूस्तरिका के द्वारा या ऑफसेट के द्वारा मल्टीप्लाई करता है ये। ओके, भूस्तरिका या इसमें क्या पाई जाती है, ये ऑफसेट पाए जाते हैं। और क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई करना चाह जाता है सूत्री विभाजन के द्वारा मल्टीप्लाई करता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे अगला कि आलू गन्ना केला अदरक कैसे ग्रो करते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स या कायिक जनन स्ट्रक्चर से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। आलू के कंद पर क्या आंख बोलते हैं, कौन सा, एक्सिलरी बड या कच्छस्थ कलिका हो जाती है। जबकि केला तथा अदरक में क्या प्रकंद या राइजोम पाया जाता है ये। ओके, जबकि ये जो होंगे अदरक केला वगैरह में, ये नोड, ये बल्ब या क्या कलिकाएं कहाँ से निकलती हैं, ये हमारे नोडों से निकलते हैं। नोडों को क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। या नोड से, हमेशा याद रखना, नोड से ही पत्ती निकलेगी। ओके, इंटरनोड से, इंटरनोड को क्या बोला जाता है, इंटरनोड को पर्व बोल दिया जाता है। ओके, पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म की बात करें तो पत्ती में क्या किनारों से ये कलिकाएं निकलने लगती हैं, क्या बोलते हैं, अपस्थानिक इनको कलिकाएं बोला जाता है, या पत्र कलिका उनको बोल दिया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है कि शैवाल फंजाई वगैरह में अनुकूल परिस्थिति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जबकि प्रतिकूल परिस्थिति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है ये। ओके, और प्लांट की बात की जाए, प्लांट में क्या होगा कि उच्च श्रेणी के पौधों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों जनन पाया जाता है, जबकि जंतुओं में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। तो बच्चों, हम लोग जल्दी जल्दी इस चैप्टर का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो बचा हुआ हमारा थोड़ा सा है। अभी हमने डिस्कस किया था कि भूविस्तारी किसमें, वाटर हाइसियंथ में, प्रकंद केले में पाया जाता है, एंथ्रोकंडस ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। ओके, कोनिडिया पेंसिलियम में बिल्कुल सही था। ओके, नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है ना क्वेश्चन कि अदरक में कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, ये
प्रकंद के द्वारा था। पत्र प्रकल्प किसमें था? ये अगेय में था। ऊपर भूविस्तारी किसमें था? ये रनर किसमें था? ये दूब घास में था। भूविस्तारी किसमें था? ये भूविस्तारी है। भूविस्तारी किसमें था? ये हमारा इकोनिया वाटर हाइसिंथ में था ये। ओके, वाटर हाइसिंथ में पाया जाता था। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बोल रहा है पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन, पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो पिस्टिया एंड इकार्निया, या क्या बोलते हैं इसको, वाटर हाइसिंथ बोल दिया जाता है। इनमें किसके द्वारा होता है? ये भूस्तरिका के द्वारा होता है। यहाँ पर ध्यान देना, भूस्तरिका भूस्तारी। ओके, अंतः भूस्तारी क्या हो जाता है? ये शक्कर बोल दिया जाता है। ऊपर भूस्तारी क्या हो जाता है? ये रनर बोल दिया जाता है। तो भूस्तरिका के द्वारा होगा। भूस्तारी मतलब क्या होता है? ये स्टोलेन, ये किस में पाया जाता है? ये पुदीने में पाया जाएगा। ओके, ये मिंट में हो जाता है ये स्टोलेन। ओके, सो हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य 3 विकल्प सही है। पेंसिलियम कोनिडिया बिल्कुल सही है। जलीय हाइसिंथ ये ऊपर भूविस्तारी ना होकर के किसके द्वारा होता है? ये भू इस तरीका के द्वारा होता है ये। ओके, ऊपर भूविस्तारी क्या था? ये हमारा रनर था ना। ओके, ये रनर था हमारा। तो ये गलत हो जाता है। ब्राफिल्लम ये पत्र कलिकाएं हो जाती है। एगेओ पत्र प्रकलिकाएं बिल्कुल सही है। मैंने बताया था ना कि आपको 2 चीज याद करनी है। एगेओ में पत्र प्रकलिका, ब्राफिल्लम में पत्र कलिका, ये बिल्कुल रट डालो। पेंसिलियम कोनिडिया, वाटर हाइसिंथ भूस्तरिका, ऊपर भूस्तरी किसमें पाया जाएगा? ये दूब घास पाया जाएगा। ओके, सो ये गलत हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया है कि आलू के कंद की आंखें होती है। हमने अभी डिस्कस किया था आलू के कंद में आंखें होती है। कौन सी? पुष्प प्रकलिकाएं, नो पुष्प कलिकाएं नहीं, प्रभो कलिकाएं नहीं, कच्छत कलिका, यस कच्छत कलिका हो जाएगा। पुष्प कलिका मतलब क्या? फ्लावर बड। प्रभो मतलब क्या? ये हो जाती है सूट बड हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? ये फ्लावर बड हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? ये रूट बड हो जाएंगी। और ये क्या है? ये हमारी ये हो जाएगी कच्छत कलिका। ये हो जाती है एक ज्वेलरी बड हो जाती है। ओके, सो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में किसके जीवन काल में ओके बच्चों, तो हमारा ये चैप्टर का जो पार्ट है, पहला पार्ट हमारा पार्ट 1 वीडियो अलैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर। ये लैंगिक जनन हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।